नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्टेबल जजमेंट आई है। 70 पेजेस की ये रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये 23 अगस्त 2024 को ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोनाउंस की थी। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 8081 ऑफ 2023 और जो कि बन के जजमेंट के दौरान इसका क्रिमिनल अपील नंबर था 2622 ऑफ 2024, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर का ये केस था। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 18 जो कि शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का विश्लेषण किया है। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शंस 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट आर, सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट यू का भी विश्लेषण एनालिसिस किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 18 ऑफ 1989 के जो एक्ट में ये कहा है कि जो बार है, जो सेक्शन 1918 का जो 1989 का जो एक्ट है वो बार है जो कि इन्वोक करता है सेक्शन 438 CRPC। मींस जो एंटीसिपेटरी बेल अगर की जो एप्लीकेशन होती है उस पर बार करता है कि, और क्योंकि तब भी उसके बाद भी कोर्ट्स के पास पावर होती है वो कि वो इंटरेस्ट की मींस उनको इंटरेस्टमेंट ऑफ पावर्स होती है कि उनके पास ड्यूटी होती है कि वो वेरीफाई कर सके अवर्मेंट्स, जो कंप्लेंट में जो अवर्मेंट्स दी गई होती हैं उसको मींस वेरीफाई कर सके और फिर फाइंड आउट कर सके कि क्या ऑफेंस जो है अंडर सेक्शन 1989 एक्ट, जो SC/ST एक्ट है, वो ऑफेंस 1989 का प्राइम फेशिया केस बनता है कि नहीं बनता है। तो मींस सेक्शन 18 जो 1989 का जो एक्ट है वो एक बार था कि मींस जो कोई भी जो अक्यूज्ड है वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मींस जो रिलीफ जो है वो नहीं क्लेम कर सकता था अगर सेक्शन 18 के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट हो जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक सेक्शन 18 जो है वो बार है, लेकिन उसके कोर्ट्स के पास फिर भी पावर है कि वो वेरीफाई कर सकती है कंप्लेंट में कि जो अवर्मेंट्स कंप्लेंट में दी गई है कि वो उसमें एक प्राइम फेशिया केस बनता है कि नहीं बनता है। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो बार अंडर सेक्शन 18 ऑफ 1989 है वो अप्लाई होता है तभी जब कोई प्राइम फेशिया मटेरियल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हों जो कि कमीशन ऑफ द ऑफेंस 1989 के जो एक्ट के तहत बनते हों। मींस कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है और लेकिन सेक्शन जब कोर्ट को देखेगा कि कोई प्राइम फेशिया केस बन रहा है, कंप्लेंट पढ़ने के बाद ये लगेगा कि जो कोर्ट की ही डिस्क्रिप्शन में होगी, कोर्ट ही अपनी जो एप्लीकेशन माइंड है वो यूज़ करेगी और बता पाएगी कि अगर प्राइम फेशिया केस बन रहा है तभी जो है सेक्शन 18 का जो बार है वो बनता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। मींस अक्यूज्ड है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए हकदार नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई प्राइम फेशिया केस नहीं बनता होगा तो फिर अक्यूज्ड जो है वो कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं और कोर्ट के पास पूरी पावर होगी, वो जो एनालाइज करेगी स्टेटमेंट्स पे कि वो प्राइम फेशिया केस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अक्यूज्ड की इंटेंशन जो है वो एक कास्ट बेस्ड सिमुलेशन पे आधार होनी चाहिए। सिर्फ हर स्टेटमेंट को ऐसे जो प्रोविजंस है 1989 के जो एक्ट के तहत नहीं देखा जा सकता। जब तक कोई अक्यूज्ड की जो मंशा जो है, इंटेंशन जो है कास्ट बेस्ड सिमुलेशन पे ऊपर है, तभी जो बार होगा मींस एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो जो अक्यूज्ड हैं वो हकदार नहीं होंगे। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, क्योंकि ये जजमेंट के लिए 70 पेजेस की जजमेंट है और उसके कुछ रेलेवेंट पैराग्राफ्स और कुछ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया वहाँ तक ही हम सीमित रहेंगे। तो हुआ क्या था केस में, पहले ये देखते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ केरला एर्नाकुलम की जो बेंच थी उन्होंने मींस जो अपीलेंट है उनको रिलीफ देने से मना कर दिया था। उनकी जो अपील थी, क्रिमिनल अपील थी, वो रिजेक्ट कर दी थी। मींस लोअर कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन खारिज कर दी थी और फिर वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया था, उनकी अपील को खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। और जो ऑर्डर पास किया गया था स्पेशल जज जो
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के जो स्पेशल जज है जिनको बनाए गए थे, उन्होंने उनकी जो एप्लीकेशन थी मीन्स एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन थी उसे खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, जो कि ऑर्डर था 16 जून 2023 का। और अब यहाँ पर ये था कि जो उन्होंने अपनी प्रेयर मांगी थी कि एंटिसिपेटरी बेल दी जाए, और जो कंप्लेंट थी वो एक कंप्लेंट द्वारा लॉन्च की गई थी, एक FIR लॉन्च की गई थी। वो एक जगह बताइए पुलिस स्टेशन की जो डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम की ही एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई थी अंडर सेक्शन 3 सब पार्ट 1, सेक्शन 3 सब पार्ट 1 आर एंड सेक्शन 3 सब पार्ट आई, सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट यू रेस्पेक्टिवली ऑफ दी जो 1989 का जो एक्ट है उसके अंदर ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो सेक्शंस हैं 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट आर, सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट यू जो है वो सब्सिक्वेंट पेजेस ऑफ जजमेंट्स में इसका एनालाइज किया है। अभी हम इसके जो फैक्ट्स थे उस पर देखते हैं क्या थे फैक्ट्स ये थे कि 24 मई 2023 को अपीलेंट ने एक एडिटर है एक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल के, उन्होंने एक यूट्यूब पब्लिश किया था और कुछ एलिगेशंस थी वो कंप्लेनेंट मीन्स जो एलिगेशंस हैं वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में लगाई थी, और उसके जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे वो यहाँ पर पूरे बताए गए हैं क्या थी एलिगेशंस। ये सारे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट्स उसके बताए गए हैं, ये यूट्यूब के वीडियो में एलिगेशंस थी वो लगाई गई थी। और अब यहाँ पर बताया कि जो कंप्लेनेंट के बारे में बताया गया कि वो एक मेंबर है मीन्स केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रिजर्व्ड है मीन्स जो मेंबर्स ऑफ जो शेड्यूल कास्ट के जो इसकी सीट के लिए रिजर्व्ड हैं वो उस जो पब्लिकेशंस थी वीडियो की उससे एग्रीवेट हुए थे, और उन्होंने एक रिटन कंप्लेंट थी वो ACP सेंट्रल पुलिस स्टेशन एर्नाकुलम में फाइल की थी और कहा था कि जो वीडियो जो पब्लिश किया गया है वो अपीलेंट द्वारा वो अब्यूज है और उसमें इंसल्ट करने के लिए कंप्लेंट को इंसल्ट करने के लिए बनाया गया जो कि मेंबर है शेड्यूल कास्ट के। और कंप्लेंट क्या थी उसके कंटेंट्स हैं वो सारे बताए गए हैं, ये सारी डिटेल थी कंप्लेंट के जो कंटेंट्स थे, और उसके बेसिस पे जो रिटन कंप्लेंट दी थी उसके बेसिस पे FIR थी वो रजिस्टर्ड हो गई अपीलेंट और 2 अदर पर्सन्स के अगेंस्ट में जो कि पार्टीज नहीं है प्रेजेंट अपील के। और जो ऑफेंसेस पब्लिक जो पनिशेबल था वो सेक्शन 120 सब पार्ट O ऑफ केरला पुलिस एक्ट और सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट R, सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट U ऑफ 1989 के एक्ट के तहत जो है FIR रजिस्टर्ड की गई। और जब प्लेन FIR को प्लेन रीडिंग करने के बाद जो ये पाया गया कि जो अपीलेंट जो है वो मेंबर नहीं है मींस शेड्यूल कास्ट जो के वो मेंबर नहीं है, और उन्होंने पब्लिश की थी और वीडियो को डिसमिनेटेड मींस फैलाया था और उसमें डिस्पैरेजिंग कंटेंट्स थे कंप्लेंट के अगेंस्ट में, और उनकी विद व्यू टू पब्लिसाइज उनका जो मंशा थी पब्लिसाइज करना, अब्यूज करना और कंप्लेंट को इंसल्ट करना। कंप्लेंट ने ये भी अलर्ज किया कि जो वीडियो था उसकी वजह से काफ़ी प्रकार की ह्यूमिलेशन, मेंटल पेन और एगोनी हुआ है, और कंप्लेंट ने कहा कि जो वीडियो जो था वो अपीलेंट द्वारा अपलोड हुआ था उनकी इंटेंशन थी कि ह्यूमिलेट करना, रिडिकुल करना और जनरल पब्लिक के बीच में उनकी छवि खराब करना। विद द नॉलेज की कंप्लेनेंट जो है वो एक मेंबर है एक कम्युनिटी का नाम बताया गया है जो कि मीन्स एक कम्युनिटी के अंदर उनका नाम बताया गया था, और उससे जब अरेस्ट के जो मीन्स अप्रीहेंशन हुई तो अपीलेंट ने स्पेशल जज की जो कोर्ट थी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एर्नाकुलम डिवीजन में वहाँ पर अपनी याचिका लगाई और प्रेयर मांगी कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो अलाउ कर दी जाए मीन्स मिल जाए सेक्शन 438 CRPC के तहत। लेकिन जो स्पेशल जज जो है उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, वो ऑर्डर आया था 16 जून 2023 को, और उनकी जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया और ये होल्ड किया कि जो एलिगेशन थी FIR की वो एक प्राइम फेशिया के केस बन रहा है जो कि ऑफेंस बन रहा है 1989 एक्ट का, और एक बार है सेक्शन 18 के तहत मीन्स SC/ST का जो एक्ट है उसमें एक सेक्शन 18 में ये बार है कि वो कोर्ट को मीन्स उसमें दखल नहीं दे सकती हैं, और जो कोर्ट को पावर नहीं दी गई है कि सेक्शन 438 CRPC जो कि एंटिसिपेटरी बेल की जो
जो पावर दी गई है, ऐसे में जो कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उनको एंटिसिपेटरी बेल दे सके, क्योंकि सेक्शन 18 जो है वो बार करता है। अब अपीलेंट ने स्पेशल जज के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट का निर्णय भी 30 जून 2023 को आ गया, जिसे इम्पिंज्ड ऑर्डर कहा गया। और रेलिवेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो ये बताया इस हाई कोर्ट की जजमेंट में। अब उसके बाद यहाँ पर अपील डाली गई। अब जो काउंसल्स थे, सीनियर काउंसल्स थे, वो अपीलेंट की साइड पे अपेयर हुए। अब यहाँ पर बताया कि अपीलेंट की किसी प्रकार की मंशा नहीं थी कंप्लेनेंट को इंसल्ट करने की, सिर्फ इतना कह देना कि जो फैक्ट्स बता देना और बिना मेंशन किए कि कंप्लेनेंट का जो नाम जो है वो कास्ट और कम्युनिटी का बारे में कुछ मेंशन तक नहीं किया गया इसमें। और अपीलेंट जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने फैक्ट्स को पब्लिश किया था, जो कि उन्होंने रिसर्च और सोर्सेज से गैदर्ड किया था, और हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर नहीं किया कि कंप्लेनेंट ने जो अपीलेंट ने क्योंकि कंप्लेंट ने ये तक नहीं कहा था कि अपीलेंट ने इंटेंशनल इंसल्ट और इंटिमिडेट किया है। इनकी मंशा ह्यूमिलेट करने की थी, जो कि एक मेंबर है SC/ST कम्युनिटी के। और जो टेलीकास्ट जो बताया गया वो साफ बताता था कि अपीलेंट ने रेफर तक नहीं किया था कास्ट और कम्युनिटी ऑफ कंप्लेनेंट को। अगर स्टेटमेंट और वीडियो बेशक वो डिफेमेटरी है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं बनते कि 1989 का जो एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट हो। और कंप्लेनेंट ने यह तक नहीं एलेज किया कि अपीलेंट ने मींस वर्ड्स द्वारा, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित में, और किसी प्रकार का प्रमोट किया हो या अटेम्प्ट टू प्रमोट किया गया हो कि जो फीलिंग्स हैं एनिमिटी की, हेट्रेडनेस और इल विलनेस क्योंकि जो मेंबर्स के अगेंस्ट में दी जाए। और कोई भी ऑफेंस जो है सेक्शन 3 सब-पार्ट 1 सब-पार्ट 2 ऑफ द एक्ट 1989 का बनता है अगेंस्ट द अपीलेंट, कोई भी प्रकार का ऑफेंस नहीं बनता। और अब यहाँ पर कुछ जजमेंट्स का बताया कि आप हाई कोर्ट ने इसको भी कंसिडर नहीं किया था। और सबमिशंस थे कंप्लेंट ने कहा कि अपीलेंट जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं और इंटेंशनली प्रोपोगेट कर रहे हैं फॉल्स और डिफेमेटरी कैंपेन्स रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। 1989 का एक्ट जो बनाया गया था कि वो प्रिवेंट किया जा सके ऑफेंसेस और एट्रोसिटीज को जो SC/ST मींस मेंबर्स को दी जा रही है। सेक्शन 3(1)R 1989 का जो ये एक्ट कहता है कि इंटेंशनल इंसल्ट इंटिमिडेशन देना विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ SC/ST मींस, और प्राइमरी तो प्रेम एक्ट 1989 का यही था कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसे एमिलियोरेट से इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि उन्हें हिस्टोरिकली डिप्राइव किया गया न्यूमरस सिविल राइट्स से। और अपीलेंट ने बिल्कुली डिसमेंटेड में फैलाई है न्यूज़ कंप्लेंट के अगेंस्ट में, और उसमें फॉल्स असर्शंस दिए हैं और जानबूझ के कंप्लेंट को पोर्ट्रेट किया गया है इन दी पुअर लाइट ऑफ द सोसाइटी ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो मेंबर है। और यहाँ पे ये बताया कि जो फर्स्ट एंड डेरोगेटरी मार्क्स थे वो इस पूरी जानकारी के साथ दिए गए थे कि कंप्लेंट को पता था कि जो अक्यूज्ड को पता था कंप्लेंट का स्टेटस, जो कि मेंबर है, बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट के और चुन के आए हैं MLA की पोस्ट पे 2021 में, जो कि रिजर्व थी मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। और अपीलेंट के जो डिलिबरेट एक्शंस थे वो अनडिनाइबली कंस्टिट्यूट करते हैं सेक्शन 3(1)R ऑफ द 1989 एक्ट। और कहा कि अपीलेंट जो है वो एक कंप्लेनेंट है, वो एक MLA रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और कॉमन नॉलेज इनकी इंटेंशंस यही थी कि कॉमन नॉलेज ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व्ड है मेंबर्स की बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट के। और यहाँ पर अपने कंप्लेंट ने कहा कि वो सिंगल आउट हो गए अपीलेंट के फॉर सोल रीजन कि वो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट। और फिर साथ में ये भी कहा कि अपीलेंट ने इस इवन स्पेड भी नहीं किया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो कि फादर इन लॉ है कंप्लेंट के और पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। और एम्पेलेंट ने इंटेंशनली ह्यूमिलेट किया फादर इन लॉ ऑफ द कंप्लेंट, असैसिनेट किया है इनके कैरेक्टर को, क्योंकि वो भी बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। इस प्रकार के उन्होंने अपने कंटेंशंस दिए, स्टेट ने भी अपनी कंटेंशंस दिए। और
अब कोर्ट ने अपने रेलिवेंट प्रोविजन से इसको देखा। सेक्शन 3 1989 क्या कहता है, जो कि कहता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ द एट्रोसिटीज। ये सारा सेक्शन 3 के बारे में बताया गया। आर जो है इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट्स और इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन द परव्यू। और यू कहता है कि बाय वर्ड्स और स्पोकन, रिटन और स्पोकन और बाय साइंस या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज प्रमोट्स अटेम्प्ट टू फीलिंग प्रमोट ऑफ एनिमिटी के प्रमोट करना, हेट्रेडनेस करना और जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। और सेक्शन 438 का भी बारे में, सेक्शन 18 के बारे में ये कहा कि 438 का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो अप्लाई नहीं करता है जो कि ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 438 है वो बताता है कि एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, और ये सारे डिटेल प्रोविजंस हैं जजमेंट में डिस्कस किए गए हैं। और अब यहाँ पर इश्यूज क्या थे, इश्यूज कोर्ट ने डिजाइन किए हैं। सेक्शन क्या कोर्ट ने पहला इशू ये बनाया कि क्या सेक्शन 18 1989 का वो एक एब्सोल्यूट बार है एक प्रकार की एंटिसिपेटरी बेल देने के लिए जो कि केस रजिस्टर्ड हैं अंडर दिस एक्ट, और क्या प्राइम फेशिया केस बनता था एफआईआर या कंप्लेंट के अगेंस्ट में, और अवर्बमेंट जो है एफआईआर कंप्लेंट में क्वेश्चन में थी वो क्या वो डिस्क्लोज करती है किसी प्रकार का ऑफेंस। सेक्शन 3(1) आर ऑफ द 1989 एक्ट का किसी प्रकार का, और फिर कोई भी ऑफेंस क्या सेक्शन 3(1) Q ऑफ 1989 जो है वो प्राइम फेशिया बनता है एफआईआर कंप्लेंट इन क्वेश्चन, और या सिर्फ नॉलेज हो जाना कि कास्ट आइडेंटिटी और कंप्लेंट की क्या सफिशिएंट है टू अट्रैक्ट द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3(1) आर ऑफ द 1989। और एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बताया कि एंटिसिपेटरी बेल कब आई, कब ओरिजिनेट हुआ। पहले 1898 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। फिर 1988 के बाद फिर लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 41st लॉ कमीशन की, तब ये पॉइंट बताया गया था। और उसके जो पैराग्राफ नंबर 39.9 की जो रिपोर्ट थी वो क्या कहती थी उसके बारे में पूरा बताया गया। अब यहाँ पर बताया कि जो सजेशन दी थी लॉ कमीशन ने वो एक्सेप्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्लॉज 447 इन द ड्राफ्ट बिल ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। के बारे में बताया कि बिल आया था, फिर इसलिए बनाया गया था कि ताकि अक्यूज्ड जो है वो इग्नोमिनी या डिस्ग्रेस नहीं ले सके, जो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं जो इम्प्लीकेट करने की कोशिश करते हैं फॉल्स केसेस में। और जो पर्पस था 438 के बारे में बताया गया, क्या था पर्पस वो बताया। और अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सजेशंस तो ये 438 के बता दिए गए हैं। और सिद्धाराम सतलिंगा महात्रे केस जो था उसके बारे में भी यहाँ पर कोट किया है। और अब क्वेश्चन ये सबसे पहला डिस्कस किया कि क्या सेक्शन 18 जो 1989 का है वो एब्सोल्यूट बार करता है किसी प्रकार की एंटिसिपेटरी बेल देने के लिए अंडर दिस एक्ट। स्टेटमेंट क्या थे 1989 के यहाँ पर कोर्ट ने पढ़े, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो थे वो क्या थे वो बताए। अब यहाँ पर बताया कि जो पर्पस क्या था 1989 एक्ट का, वो ये बताया था कि किसी प्रकार की ऑफेंसेस जो एट्रोसिटीज़ हैं जो कि मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हैं उसे रोका जाए, ताकि जो स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई जाए इस प्रकार के ट्रायल्स करने के लिए, ताकि प्रोविजन फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो है विक्टिम्स को दिया जा सके। अब यहाँ पर बताया कि 1989 का ये बताया कि जो एक्ट था वो इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जिनको कई प्रकार की इनडिग्निटीज, ह्यूमिलिएशन और हरासमेंट दी गई है और डिप्राइव किया गया है लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इस ग्राउंड पे कि वो उनकी कास्ट आइडेंटिटी पे उनको रोका गया।
कहा कि पहले भी, इससे पहले लेजिस्लेटिव कोर्ट ने कहा कि जो लेजिस्लेचर थी उनके अपनी विजडम में था कि उन्हें लगा कि एंटिसिपेटरी बेल को उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, अक्यूज्ड को, जो इस प्रकार के ऑफेंसेस 1989 के एक्ट के तहत करते हैं, जबकि प्रिवेलिंग सोशल कंडीशंस की वजह से जिस प्रकार के ऑफेंसेस और एप्रीहेंशन होती है कि परपेट्रेटर्स जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, और फिर बताया कि इस प्रकार की जो सोशल कंडीशंस हैं वो ऑफेंसेस और एप्रीहेंशंस ये प्रकार की थी कि जो परपेट्रेटर्स हैं इस तरह के, वो जो एट्रोसिटीज़ करते हैं, उनको जो थ्रेटन करते हैं और या इंटिमिडेट करते हैं विक्टिम्स को, और या फिर प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन ना किया जा सके, तो ये कहा कि ये सब रुक जाएगा अगर अगर उनको एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविजन दे दी जाएगी। मीन्स उन्होंने ये कहा था कि परपेट्रेटर्स जो है वो इंटिमिडेट कर सकते हैं। मीन्स चीज़ यही थी कि इसलिए एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन था यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था कि परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम है या फिर जो कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन करते हैं उनको रोका जा सके। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 18 की 1989 की, उसको चैलेंज भी किया गया था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रामकिशन बलोथिया केस में, जो 1995 में दी गई थी। और चैलेंज जो था वो 2 ग्राउंड्स पे किया गया था। पहला ग्राउंड ये था कि सेक्शन जो 18 है वो वायलेट करता है सेक्शन 14 का संविधान के, और क्योंकि सेक्शन 438 जो बेनिफिट है वो अक्यूज्ड को मिलना चाहिए अंडर इंडियन पीनल कोड में, और ना कि ऑफेंसेस हों जो कि अवेलेबल हो 1989 के एक्ट की। तो सेक्शन 18 जो है वो भी वायलेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो कि संविधान जो है वो प्रोटेक्ट करता है लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन, हर व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को मीन्स प्रोटेक्ट करता है जो कि इस देश के नागरिक हैं। अब यहाँ पर बताया कि रिस्पोंडेंट ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने नेगेटिव कर दिया था सम पार्ट ऑफ चैलेंज, लेकिन ये पाया कि सेक्शन 18 जो 1989 का जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस हाई कोर्ट के चैलेंज ऑर्डर को चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और ये पाया कि सेक्शन 18 जो एक्ट है वो इसे नहीं कंसिडर किया जा सकता कि ये किसी प्रकार का वायलेशन है आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14-21 का। और ये भी कहा गया कि ऑफेंस जो है एन्यूमरेट किए गए हैं 1989 के वो स्पेशल, वो जो कि फॉल्स इनटू अ सेपरेट और स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, जो कि एक्सप्रेसिवली डील करता है किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी को, मींस डील करता है अब किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी को मींस अबॉलिश करने के लिए, और इस तरह की जो प्रैक्टिस को प्रोहिबिट भी करता है किसी भी फॉर्म में हो, लुक में हो, ताकि ऑफेंसेस जो एनुमरेट किए गए हैं सेक्शन 3(1) ऑफ 1989 के जो एक्ट में वो अराइजेस हो ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब हैविंग रिगार्ड टू द सेम, यहाँ पर एक और ने कहा कि सेक्शन 18 जो है वो वायलेट किसी प्रकार का वायलेशन नहीं करता आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। अब इस कुछ प्रोविजंस थे वो डिस्कस किए गए थे, और सेक्शन 41 के बारे में भी डिस्कस किया गया सीआरपीसी का, और ये कहा गया कि जो प्रोविजन जो है वो बताते हैं कि अरेस्ट जो है तभी इफेक्टिव होती है अगर किसी प्रकार की कोई रीजनेबल कंप्लेंट हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, या रीजनेबल सस्पिशियस हो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता हो। और इसमें बताया कि ऑफिसर को ये देखना होगा कि ऑफेंस जो कमिट किया गया है वो उसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता है, और साथ में ये भी बताया कि जो वर्ड्स कंप्लेनेंट के आगे और इंफॉर्मेशन के आगे और सस्पिशन के आगे ये एडजेक्टिव्स लगाए गए हैं, रीजनेबल, क्रेडिबल और रीजनेबल। और तो इसमें पुलिस ऑफिसर को इतना देखना है कि ही हैज अ रीजन टू बिलीव कि जो इंफॉर्मेशन जो मिली है वो अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में कि अक्यूज्ड पर्सन ने इस प्रकार के ऑफेंस कमिट किए हैं,
साथ में ये भी कहा कि एक स्ट्रिक्ट लॉ है कि जो अरेस्ट जो है इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि लॉफुल टू डू सो, और जो पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो एक क्वालिफाई करती है टू फोल्ड रिक्वायरमेंट में। पहले चीज़ ये देखनी होती है कि रीजनेबल बिलीफ होनी चाहिए कि अक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस किया है। सेकेंडली एक नीड है टू अरेस्ट दी अक्यूज्ड पर्सन, अगर अरेस्ट पर्सन को मीन्स अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने की एक नीड हो। और अनिश कुमार की जजमेंट के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पे बताया कि जो ऊपर की डिस्कशन करने के बाद ये पाया गया कि जो अरेस्ट जो है सेक्शन 18 1989 का वो उसे इंटरप्रेटेड किया जा सकता है और अंडरस्टूड उसे समझा जा सकता है लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुलिस पावर्स, ताकि एन अरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्शन जो स्टैचू के अंदर दी गई हैं और कोर्ट को जो है एक्सरसाइज करने की पावर है। और ये भी कहा गया है कि जो बार जो है अंडर सेक्शन 18 ऑफ 1989 का वो अप्लाई होता है उन्हीं केसेस में जब कोई प्राइम फेशियल मटेरियल एग्जिस्ट करते हों, जो कि पॉइंट आउट करते हों कि अक्यूज्ड पर्सन ने जो है ऑफेंस किया है अंडर द एक्ट 1989। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम इतना ये कह रहे हैं कि प्राइम फेशियल केस इज मेड आउट, दिस मीन्स जो प्राइम प्री अरेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 41 सीआरपीसी की वो बननी चाहिए। अब यहाँ पे बताया कि कब जो प्राइम फेशियल केस जो है वो बनता है, अगर एक एफआईआर कंप्लेंट में। अब यहाँ पे बताया कि जो प्राइम फेशियल केस जो है वो एक लैटिन टर्म में बताया जाए तो एक फर्स्ट साइट केस होता है बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन में। एक्सप्रेशन अगर ये कहता है कि अगर कोई प्राइम फेशियल मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करते कंप्लेंट जो में एफआईआर में, तो उसे ये समझना चाहिए कि जब फर्स्ट इंप्रेशन के बेस आधार पर समझना चाहिए कि जो कोई भी प्रकार का ऑफेंस जो है एफआईआर और कंप्लेंट में अंदर नहीं बनता। तो इट मीन्स यही कि जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं कि टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस, जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है जो कंस्टिट्यूट करते हैं ऑफेंस को 1989 के, वो आर नॉट मेड आउट। अगर जो कंप्लेंट को पढ़ने के बाद ये पाया कि इस तरह के नहीं बनते हैं और कोई भी प्रकार का प्राइम फेशियल केस नहीं बन रहा है। और इस साथ में ये बताया कि जो बार जो है सेक्शन 18 का वो अप्लाई नहीं करता है जब कोर्ट को भी प्रिवेंट नहीं करता है कि वो किसी प्रकार की प्री अरेस्ट बेल अक्यूज्ड पर्संस को दे दे। अब इस साथ में बताया कि ये इंटरनेट की मीन्स आविष्कार होने के बाद, सोशल मीडिया होने के बाद, तो प्रेजेंट केस में भी ये बताया कि जो एफआईआर जो थी वो यूट्यूब वीडियो में बनी थी और सम डिजिटल मटेरियल जो है वो पब्लिश किए थे अपीलेंट ने जो पब्लिक डोमेन में। तो ये ये केस नहीं बनता है कंप्लेनेंट का कि अपीलेंट ने उनको किसी प्रकार की इंसल्ट या ह्यूमिलेशन की हो इन सम पब्लिक गैदरिंग में। डिटेल्स और विच कैन बी गैदर्ड, जो जिसका जो डिटेल किया गया है वो गैदर किया गया है रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। तो इंटायर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो बनता है बेस्ड है कि कंप्लेंट, जब कंप्लेंट जो अवेलेबल मींस पब्लिक डोमेन पे फाइल की जा मींस लगाई जा सकती थी और बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग अपलोडेड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो और अब यहाँ पर ये निकल के आई कि जो अवर्मेंट्स थी एफआईआर और कंप्लेंट में, क्या वो डिस्क्लोज करता था किसी प्रकार का ऑफेंस होना अंडर सेक्शन 3(1) सब पार्ट आर ऑफ द एक्ट 1989। तो यहाँ पर ये बताया कि कंप्लेनेंट एज वेल एज स्टेट ने यही कहा कि जो रैश और डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स जो दी गई थी वो जो अपीलेंट ने दी थी, तो उसने एक प्राइम फेशिया ऑफेंस है वो कमिट किया है सेक्शन 3(1) सब पार्ट आर एंड 3(1) सब पार्ट यू रिस्पेक्टिवली ऑफ द 1989 एक्ट। तो कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 3 का 1989 का जो एक्ट है वो क्या कहता है वो उसको एनालाइज किया। तो जो कि डेफिनेशन बताई गई थी कि पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, जो कि मेंबर नहीं है, ये एक्ट ये कहता था सेक्शन कि कोई भी मेंबर अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, और आर पोर्शन ये कहता है कि इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन द पब्लिक व्यू।
तो ये सेक्शन का जो इंग्रेडिएंट्स थे, अब कोर्ट ने यहाँ पर इसका एनालाइज किया कि सेक्शन 3(1) सब पार्ट आर क्या कहता है। क्या पहली चीज ये बताई कि जो अक्यूज पर्सन जो है वही उसी पे एप्लीकेबल होगा जो अक्यूज पर्सन वो मेंबर ना हो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, इन पार्ट ए कहा गया है। बी में ये कहा कि अगर उसने इंटेंशनली इंसल्ट किया हो या इंटिमिडेट किया हो किसी भी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। और तीसरा पार्ट ये कहा था कि अगर अक्यूज जो है उसने उसकी मंशा हो कि ह्यूमिलेट करने के लिए ऐसे सच पर्सन को। और फिर चौथा पोर्शन ये सेटिस्फाइड होना जरूरी है कि वो अक्यूज ने जरूर एक किसी भी प्लेस में किया हो अगर पब्लिक व्यू के हिसाब से हो। तो इन चारों इंग्रेडिएंट्स के जो सेक्शन को एनालाइज किया तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3(1) सब पार्ट आर 1989 जो है वो भी सिमिलरली वर्डेड है तो सेक्शन 3(1) सब पार्ट एक्स ऑफ 1989 एक्ट जो कि इन्फोर्स में था, जो उसका सब्स्टिट्यूट किया गया था 26 जनवरी 2016 पर। तो यहाँ पर अब इस फैक्ट्स पे आए कि क्या जो अपीलेंट ने ये कहा कि मीन्स अपीलेंट ने ये कहा कि ये अलेज किया गया कि उन्होंने एक वीडियो पब्लिश किया था यूट्यूब में और इसमें रेकलेस स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि एलिगेशंस थी कंप्लेंट के अगेंस्ट में। अब कोर्ट ने कहा हम इसमें कि ट्रूथफुलनेस कितनी है और वेरासिटी क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे कि जो एलिगेशन वीडियो में थे। तो हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं अपीलेंट ने वो क्या वो किसी प्रकार का ऑफेंस अंडर सेक्शन 3(1) सब पार्ट आर और 1989 एक्ट जो अट्रैक्ट होता है कि नहीं। तो अगर वो प्राइम फेशिया केस कमिट किया जाता है, अगर यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से जो आंसर ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि अब यहाँ पर बताया कि रीजंस बताया गया कि जो भी प्रकार की इंसल्ट और इंटिमिडेशन दी गई हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को वो किसी प्रकार सारी इंसल्ट और इंटिमिडेशन जो है वो ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगी। यहाँ पर कोर्ट ने ये साफ क्लियर किया कि जो जितनी भी इंसल्ट और इंटिमिडेशन है अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दी जाती है वो ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगी जो 1989 का एक्ट है, जब तक अनलेस भी वर्ड यूज किया गया कि कोई इंसल्ट और इंटिमिडेशन इस प्रकार की हो जो विक्टिम जो है वो बिलोंग्स करता हो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। और लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कहीं भी ऐसे ट्रांसक्रिप्ट में नहीं लिखा गया कि जो वीडियो अपलोड किया गया हो वो किसी प्रकार का इंडिकेट करता हो प्राइम फेशिया की एलिगेशन जो थी वो अपीलेंट ने दी थी इस फैक्ट के साथ कि कंप्लेंट जो है वो बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट को। तो नेचर ऑफ एलिगेशन जो लगाई गई थी अपीलेंट ने, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर इनिमिकल टर्म्स में कंप्लेंट तो उसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी थी कि वो मैलिग्नेंट करे या डिफेम करे, तो ये इसमें कोई ग्राउंड नहीं बनता है। ये ग्राउंड नहीं बनता है कि रीजन ये नहीं बनता है कि कंप्लेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। मीन्स यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उनकी मंशा थी मैलिग्नेंट करना या डिफेम करना, तो इस प्रकार की मंशा नहीं थी कि कंप्लेंट जो है वो मेंबर है जो शेड्यूल कास्ट के। और अब यहाँ पर जजमेंट थी हितेश वर्मा की जजमेंट को यहाँ पर एनालाइज किया और उस जजमेंट के बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, पेज नंबर 56 पे चलते हैं। और इसमें यह बताया कि क्या जो एक्सप्रेशन इंटेंट टू ह्यूमिलेट जो करना सेक्शन 3 पार्ट आर ऑफ 1989 एक्ट के अंदर अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर बताया कि जो इंटेंशन टू ह्यूमिलेट जो है वो सेक्शन 3 पार्ट सब पार्ट 1 और आर जो 1989 एक्ट का क्या कहता है, उसमें कहा कि हर प्रकार की इंटेंशनल इंसल्ट जो है इंटिमिडेशन जो भी मेंबर हो SC ST कम्युनिटी को, तो वो हर प्रकार की इंसल्ट ये नहीं होगी कि वो कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन है। तो ये सिर्फ उन्हीं केसेस में होगी जहां इंटेंशनल इंसल्ट और इंटिमिडेशन हुई है और प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है और रीइंफोर्स हिस्टोरिकल जो एंट्रेंसेस थे सुपीरियरिटी दिखाना बाय द सुपीरियरिटी ऑफ अपर कास्ट की और ओवर द लोअर कास्ट की, और जो नोशन ऑफ प्योरिटी और पोल्यूशन। तो ये कहा कि इस प्रकार की इंसल्ट जो है इंटिमिडेशन जो है वो बताई गई है 1989 का जो एक्ट बनाया गया है। तो अब यहाँ पर जजमेंट दूसरी गई थी उस पर भी एनालाइज किया कि रामकृष्ण बलोथिया की जजमेंट थी, इसमें ह्यूमिलेशन के बारे में बताया गया था। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 63 पे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिलेशन की डेफिनेशन के ऊपर बताया गया है। और अब थोड़ी सी क्योंकि जजमेंट काफ़ी लेंथी है, अब सेक्शन 7 सब पार्ट 1D जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट था 1955 का जो क्या कहता था, तो वो बताया कि जो उसको भी अगर हम रेफर करें तभी हम ये इस सेक्शन को 3 सब पार्ट 1R 1989 को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मीन्स इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। सेक्शन 7 जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी जो भी ऑफेंस जो पनिशमेंट बताई थी जो अदर ऑफेंसेस अराइजिंग होंगे अनटचेबिलिटी के, जो हूएवर जो पार्ट डी ये कहता था कि अटेम्प्ट करता हो या फिर कोशिश करता हो इंसल्ट करने की इस ग्राउंड पे अनटचेबिलिटी के ऊपर
जो कि मेंबर हो शेड्यूल कास्ट से, तो उसको सजा दी के लिए प्रावधान रखा गया था, जो कि 1 मंथ की थी, नॉट मोर देन 6 मंथ्स की, और फाइन का भी प्रावधान रखा गया था। अब यहाँ पर बताया कि उस सेक्शन को रीड करने के बाद ये निकल के आया कि हर प्रकार की कोई भी इंसल्ट की गई हो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी पे अगर वो बनती हो, तो वो उसके लिए पनिशमेंट बताई गई थी 6 महीने की, जो सिविल राइट एक्ट 1955 का था। समय के साथ जो बढ़ता गया, और फिर अब जो सेक्शन जो है जो अब स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे वो लाए गए 1989 के एक्ट में। सेक्शन 3 पार्ट सब पार्ट आर 1989 का जो है वो उसके साथ देखना चाहिए सेक्शन 7 पार्ट सब पार्ट 1D ऑफ द सिविल राइट एक्ट के साथ। तो जो अब यहाँ बताया कि जो इंटेंशन थी ह्यूमिलेट करना मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, वो इनसेपरेबल है जो अंडरलाइंग आइडिया था अनटचेबिलिटी का, जो कि रेमेडी और पनिशमेंट दिया गया था 1989 का एक्ट के अंदर। तो ये जजमेंट्स थी, उस पर थोड़ा सा एनालाइज किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमने, और यहाँ पर एक कोर्ट ने यहाँ पर एनालाइज किया कि अगर जो भी रिप्रीहेंसिबल कंडक्ट था, जो नेचर ऑफ स्टेटमेंट्स दिए गए थे अपीलेंट थे, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एट बेस्ट कुड बी प्राइम फेशिया जो बनता होगा वो डिफेमेशन का केस बनता होगा सेक्शन 500 इंडियन पिनल कोड का, और ये हमेशा ओपन रहेगा कंप्लेनेंट को कि वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अपीलेंट को अकॉर्डिंगली। लेकिन कंप्लेनेंट जो है इन्वोक नहीं कर सकते प्रोविजंस 1989 के एक्ट के तहत, सिर्फ इस प्रेमाइस के साथ कि वो मेंबर हैं शेड्यूल कास्ट के। मोर प्रैस हो जब प्राइम फेशिया को जॉइंट रीड करते हैं हम ट्रांसक्रिप्ट को, वीडियो को और कंप्लेंट को, तो यहाँ पर कहीं भी सामने नहीं आता है कि जो एक्शंस थे अपीलेंट के वो इम्पेल्ड बाय द कास्ट आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट से संबंधित हो। तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं यहाँ पर कहा कि इससे सिर्फ डिफेमेशन का केस है वो प्राइम फेशिया बनता है, लेकिन 1989 के एक्ट के तहत वो नहीं बनता है। सेक्शन 3 पार्ट सब पार्ट 1 और यू ऑफ द 1980 एक्ट का केस में भी कोई प्राइम फेशिया केस बनता है FIR का कंप्लेंट का इन क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर सेक्शन जो 3 सब पार्ट 1 यू जो बताया गया है वो बताया गया था पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ द एट्रोसिटीज। जो कोई भी मेंबर नहीं है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, by words either spoken or signed visible representation or otherwise it promotes जो attempt to promote the feeling of enmity हो, hatredness हो, ill willness हो members of शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, तो ऐसे में पनिशमेंट बताई गई है 6 मंथ्स की, जो कि 5 साल तक की हो सकती है। अब यहाँ उस सेक्शन को भी एनालाइज करने के बाद ये कहा है कि ऐसे में तभी ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा जब अक्यूज जो है वो मेंबर नहीं होंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, या फिर अक्यूज ने कोई भी वर्ड्स या स्पोकन या रिटर्न या साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज से कोई भी ऐसा एक्ट किया हो, या फिर इसमें प्रमोट की। और तीसरा पॉइंट जरूर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि प्रमोट या अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग्स, जो एनिमिटी को प्रमोट करता हो, या फिर हेट्रेडनेस घृणा को बढ़ाता हो, या फिर कोई भी इलविलनेस होगी मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमारे ओपिनियन में कहीं भी ये प्राइम फेशिया इंडिकेट नहीं होता है कि अपीलेंट ने पब्लिश किया हो वीडियो यूट्यूब में, उसकी मंशा जो उसने प्रमोट किया हो या फिर अटेम्प्ट टू प्रमोट किया हो फीलिंग्स ऑफ द्वेष मींस एनिमिटी के लिए, हेट्रेडनेस के लिए, घृणा के लिए, या फिर इलविलनेस हो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। तो वीडियो में कहीं भी नहीं सामने आया कि जनरल की जो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के इसके संबंध में हो, और टारगेट सिर्फ उसका कंप्लेनेंट का लिए ही था। तो ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 पार्ट सब 1 यू है तभी प्ले हो सकता है जब ये कोई भी पर्सन कोशिश कर रहा हो या प्रमोट कर रहा हो इल फीलिंगनेस और एनिमिटी अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एज अ ग्रुप एंड नॉट सच एज इंडिविजुअल। मींस ग्रुप के लिए करना जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर अगर वो अटैक कर रहे हैं तो फिर ऐसे में सेक्शन 3 पार्ट सब पार्ट 1 यू जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसमें फिर अब सारे सेक्शंस को इन्होंने कोर्ट ने एनालाइज किया, और लास्ट में जो थी कोर्ट ने ये पाया कि जो रेपुटेशन देखने के बाद सेक्शन 3 पार्ट सब पार्ट आर जो 1989 था वो टोटली डिफरेंट था। नॉलेज ऑफ फैक्ट करना कि जो कि विक्टिम है मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब वो सफिशिएंट नहीं होता है कि वो अट्रैक्ट करे सेक्शन 3 पार्ट सब पार्ट आर ऑफ 1989। तो ऑफेंस जो है वो जरूर किया होना चाहिए अगेंस्ट द पर्सन ऑन द ग्राउंड की जो ऐसा पर्सन जो है मेंबर है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। तो यहाँ पर कंसिडर किया प्राइम फेशिया मटेरियल एग्जिस्ट करता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया कि किसी प्रकार की एलिगेशन या स्टेटमेंट जो दी गई हो अपीलेंट ने वो कंप्लेंट जो मेंबर है शेड्यूल कास्ट के। तो ऐसे में जो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने जो यहाँ पर अपील थी वो सक्सीड हो गई, अलाउ कर दी, हाई कोर्ट का ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया, और साथ में ये कहा कि अगर इवेंट ऑफ अरेस्ट किया जाता है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट लॉन्च की गई थी सुवनसो पुलिस स्टेशन में, तो उनको बेल पे छोड़ दिया जाए ऑन टर्म्स एंड कंडीशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिनको लगे कि सही हो इम्पोज करने के लिए। तो पेंडिंग एप्लीकेशन भी डिस्पोज कर दी।
ये जजमेंट आई थी 23 अगस्त 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।